आज के क्लास में हम लोग एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग एंटीबॉडीज़ को डिस्कस किए थे, जो कि बीमारियों से लड़ने की हम लोग का एक क्षमता होता है। बीमारी से क्या करता है, कोई भी बीमारी को नष्ट करता है, या कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो जब हम लोग शरीर में जाता है तो उसको ये ख़त्म करने में मदद करता है। इसके लिए हम लोग दो पार्ट देखे थे, एक टी कोशिका देखे थे, एक बी कोशिका देखे थे। टी कोशिका का काम देखे थे कि वो क्या करता है कि पहचान करने में कोई भी एंटीजन, अगर एंटीजन उसको बोलते हैं जो शरीर के बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई विषाणु हम लोग शरीर में जब इंटर करता है तो उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। तो उस एंटीजन को पहचान करने में हम लोग को कौन मदद करता है? टी कोशिका मदद करता है। और उसको ख़त्म कौन करता है, उसको नष्ट कौन करता है? बी कोशिका जो होता है वो उसको क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है, बात क्लियर है। आज हम लोग एंटीबॉडी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो एंटीबॉडी के बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसे एंटीबॉडी का हम डिफिनेशन इसके पहले भी क्लास में हम लिखवा चुके हैं। तो दोनों चीज़ के बारे में यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन उसको बोलते हैं एंटीजन जो हम लोग शरीर में आता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति आनुवंशिक रूप से विलक्षण होते हैं। कोई ना कोई लक्षण देखने को मिलता है आनुवंशिक रूप से कि प्रत्येक व्यक्ति में। आनुवंशीय संरचना जीव रसायन संश्लेषण द्वारा ही परिचालित होती है। तो जो जीव रसायन का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, उसी के द्वारा ये डिसाइड होता है कि उसका आनुवंशिक संरचना किस प्रकार का होगा। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, जब वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो इंटर करता है, कोई भी बाहरी जीव हम लोग शरीर में इंटर करता है, अंदर जाता है, डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट जाए, वो हम लोग शरीर में जाकर कुछ प्रोटीन यौगिक का निर्माण करता है। कुछ क्या करता है? प्रोटीन यौगिक का निर्माण करता है। यह प्रोटीन यौगिक उस जाति के विशिष्ट होते हैं। तो उस जाति का विशिष्ट होता है तो जो इंटर किया है, जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रहा है जीव, उसी के अनुसार वो प्रोटीन का निर्माण करता है। शरीर में प्रवेशिक इन्हीं प्रोटीनों को एंटीजेंस कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो प्रोटीन्स का निर्माण किया। देखो, मान लो कि अगर कोई एक यहाँ पर इंसान है, ठीक है, एक यहाँ इंसान है, इंसान के द्वारा क्या हुआ कि कोई जीव क्या किया, या तो भोजन के द्वारा किसी के द्वारा शरीर में इंटर कर गया। कोई जीव क्या किया, इसका शरीर, इंसान के शरीर में इंटर कर गया। शरीर में जाते ही सबसे पहले क्या बन जाता है? शरीर के अंदर जाने के बाद प्रोटीन यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन यौगिक का निर्माण करता है। ये जो प्रोटीन यौगिक बनता है, यही प्रोटीन यौगिक जो बनता है, ये इंसान के शरीर के अनुसार नहीं बनता है। ये जो जीव होता है ना, वो अपने शरीर के अनुसार ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब यही हम लोग के लिए खतरनाक हो जाता है, जो कि हमको इसी प्रोटीन यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोटीन यौगिक बनता है हम लोग के शरीर में आने पर उसी को हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजेंस के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग एंटीजेंस के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अब आगे कहते हैं, तो शरीर में इन एंटीजेंस अणुओं का प्रकटन प्रतिक्रिया स्वरूप ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है। अब ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये इसके दूसरे ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणु बनने लगता है, जो विशेषताएं एंटीजन से संयुक्त हो जाते हैं, सब के सब जुड़ते जाते हैं, उस पर अभिक्रिया करता है। शरीर में संश्लेषित इस दूसरे प्रकार के प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। अब देखो, अब जो हम लोग का शरीर है, अब जैसे देखता है कोई नया प्रकार का प्रोटीन बना, तो उसको अपने तरफ खींचने के लिए ये एक क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। हम लोग का जो शरीर होता है वो एक प्रोटीन का निर्माण करेगा। बात को समझना है। जैसे ये इंटर करता है तो ये एक प्रोटीन का निर्माण किया, उसको हम लोग क्या कह दिए? इसको हम लोग एंटीजेंस बोल रहे हैं। किसको? जो हम लोग शरीर में जीव जो इंटर किया, जो हम लोग शरीर में जीव इंटर किया है, वो जो जीव प्रोटीन का निर्माण किया, उसको हम एंटीजन करें। अब जो हम लोग का शरीर है, उसको एंटीजन को देखते ही हम लोग का जो शरीर होता है वो कुछ प्रोटीन का निर्माण करने लगता है।
और वो जो प्रोटीन का निर्माण करता है, हम लोग जो शरीर प्रोटीन उसको देखकर जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। दोनों बात क्लियर है। जिस सीरम में एंटीबॉडी होता है उसे एंटी सीरम कहते हैं। हम लोग शरीर के जिस पार्ट में, ठीक है, जिस पार्ट में एंटीबॉडी पाया जाता है, जहाँ पे पाया जाता है उसको हम लोग एंटी सीरम के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको हम लोग एंटी सीरम के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी श्वेत रक्त कणिकाओं में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित है। अब ये जो एंटीबॉडी बनता है, बात को समझना है, ये जो एंटीबॉडी एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। अब इस बात को भी ध्यान में रखना, जो एंटीबॉडी होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, सबसे पहले ध्यान में रखना, ये जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, WBC में होता है। उसको हम लोग WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका, ठीक, रेड श्वेत रक्त का मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल। इसमें इसका निर्माण होता है, इसका एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो श्वेत रक्त कणिका में होता है। जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो 2 पॉइंट इसमें लिखना है। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। सबसे पहले एंटीजेंस के बारे में लिखेंगे। कुछ जीव, इसमें लिखना है कुछ जीव जो हम लोग शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर में जाने के बाद एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन यौगिक बनाता है। एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन यौगिक बनाता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं, उसे एंटीजेंस कहते हैं। क्लियर है। दूसरा हम लोग लिखेंगे एंटीबॉडी। जब हम लोग के शरीर में कोई एंटीजेंस अणुओं का निर्माण होता है, उसके फलस्वरूप एक दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है। एक दूसरे प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा होता है, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और डॉट करके लिखना है, एंटीबॉडी एक प्रकार के प्रोटीन है, जो श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जिसका निर्माण, ऐसे लिख लेना, एंटीबॉडी एक प्रकार के प्रोटीन है जिसका निर्माण श्वेत रक्त कणिकाओं में होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए लिखवा दूँ। चलिए आगे चलते हैं। इस एंटीजन एंड एंटीबॉडी अभिक्रिया के कारण एंटीजन का स्वरूप ऐसा परिवर्तित हो जाता है जिससे वह नष्ट हो जाता है। अब वही क्या करता है, तो जो एंटीजेंस होता है और एंटीबॉडी एक दूसरे से अभिक्रिया करके उस एंटीजेंस को जो क्या कर देता है, पूरी तरह से निरस्त कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, खत्म कर देता है, बोल सकते हैं। तो ये हम लोग एंटीबॉडी का काम होता है। जैसे कोई बाहर से जीव आता है, वो एक एंटीजेंस का निर्माण करता है, और वही एंटीजेंस जैसे ही हम लोग का शरीर में बनता है, उसी के दौरान उसको देखते ही हम लोग का शरीर क्या करता है, एक अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। और वही उसके साथ अभिक्रिया करके उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। अथवा इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, फैगोसाइटस हम लोग कहते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, फैगोसाइटस द्वारा निगल कर समाप्त कर देता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। अब वही जो एंटीजेंस हम लोग शरीर में आता है, वो अलग अलग रोगों का जनक होता है, जो हम लोग शरीर में इंटर करता है।
तभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखिए कि जो एंटीजेंस होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है या पॉलीसेकेराइड का एक बड़ा अणु होता है जिसे शरीर बाहरी मानता है, जिसे शरीर हम लोग का शरीर मानता है कि वो हम लोग का शरीर का अंदर का पार्ट नहीं है, वो कोई बाहर का हिस्सा है। ये समझ जाता है हम लोग का शरीर, वो हम लोग का शरीर का हिस्सा नहीं है, वो क्या है, कोई बाहर का है। जैसे अन्य व्यक्ति के रुधिर कोशिका, अंडा का एल्ब्यूमिन, पोलेन कण आदि, ये सब किसी प्रकार की चीज़ अगर हम लोग शरीर में जाता है तो हम लोग शरीर तुरंत समझ जाता है ये जो प्रोटीन बन रहा है ये हम लोग का शरीर का नहीं है, ये हम लोग शरीर के बाहर का है। एंटीजन के एक छोटे भाग को एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अगर एंटीजन का बात करते हैं उसके सबसे छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो इसके लिए उपस्थित एंटीबॉडी का खाज में लग जाता है। अब देखो वही क्या होता है, एंटीबॉडी में जाकर ये क्या हो जाता है, फंस जाता है। खाज मतलब वही होता है, ऐसा सिस्टम ही बनाया रहता है, उसमें जाकर ये क्या होता है, फंस जाता है। फंसने के बाद जो होता है ये उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसको वो खत्म कर देता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, खाज डिटर्मिनेंट के पूरक होता है, मतलब ऐसा बनाया ही रहता है कि उसका वो पूरक रहेगा, उसमें वो जाके फंस जाएगा। जब यह 12 अणु शरीर में भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तब यह क्रियाशील होता है। जैसे जब गाय का एल्ब्यूमिन को किसी मनुष्य के शरीर में अंतःक्षेपित करने से एंटीबॉडी का संश्लेषण होगा, लेकिन एक मनुष्य का एल्ब्यूमिन दूसरे मनुष्य के अंतःक्षेपित करने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी मनुष्य के एल्ब्यूमिनस एक ही प्रकार के होते हैं तथा मनुष्य और गाय में एल्ब्यूमिनस। अब देखो सेरम का बात किया जा रहा है, कुछ प्रोटीन का बात किया जा रहा है। अब देखो अगर गाय का कुछ सेरम प्रोटीन लेकर अगर इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो हम लोग का शरीर का जो सेरम होगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये दूसरे का है और ये हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन अब वही अगर कोई इंसान का सेरम दूसरे इंसान, एक व्यक्ति का सेरम दूसरे व्यक्ति में अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको ये नहीं पहचान पाता है हम लोग का शरीर कि ये दूसरे का है, उसको ऐसा लगता है कि वो हम ही लोग के शरीर के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। यहाँ एंटीजन देख सकते हैं, एंटीजन ये है, यही एंटीजन क्या होता है, ये एंटीबॉडी में आकर चिपक जाता है और चिपक कर अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके एंटीबॉडी इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यही प्रक्रिया देखने को मिलता है। इसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एंटीजन के प्रतिक्रिया से एंटीजन के जो प्रतिक्रिया होता है, एंटीजन शब्द अब हमेशा बात ध्यान में होना चाहिए कि एंटीजन किसको बोलते हैं। जो बाहर से आने वाले जीव होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक, इसके प्रतिक्रिया से टी कोशिका एवं बी कोशिका प्रभावित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तब तो शुरुआत में ही पढ़े थे, ये टी कोशिका और बी कोशिका का निर्माण तभी होता है जब कोई एंटीजन हम लोग के शरीर में इंटर करता है तब। टी कोशिका का काम होता है, जब टी कोशिका किस लिए बनता है उस टाइम पे हम लोग पढ़े थे। टी कोशिका क्या करता है, उस एंटीजन का पहचान करता है और उसी प्रकार से बी कोशिका का निर्माण होता है जो उसको नष्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो जो एंटीजन के साथ संघर्ष करता है, लेकिन दोनों कोशिकाएं मेमोरी कोशिका भी बनाती है, मतलब उसको यादगार। अब देखो मेमोरी कोशिका का मतलब ये है, एक बार जब ये एंटीजन हम लोग शरीर में आ गया तो ये दोनों कोशिका इसको मेमोराइज करके रखेगा कि इस प्रकार के एंटीजन कोई होता है। अगर वो दोबारा हम लोग के शरीर में इंटर करता है तो फिर से एंटीबॉडी का बी कोशिका क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और ज़्यादा तुरंत ही 2 से 3 दिनों में एंटीबॉडी का निर्माण करके उसको नष्ट करना दोबारा शुरू कर देता है। ठीक है, प्राथमिक संक्रमण के अंत में जब एंटीबॉडी भी दिखाई नहीं देती है, प्राथमिक जब तक पहला बार जो संक्रमण होता है तो उस टाइम कोई एंटीबॉडी दिखाई नहीं देती है, तब विशेष प्रकार के एंटीजेंस के लिए मेमोरी कोशिकाएं लिम्फोनोड एवं कलिहा में संचित हो जाता है। तो ये उस टाइम ये स्टोर कर लेता है
जब उसी प्रकार के एंटीजेंस द्वारा द्वितीय बार संक्रमण होता है तब मेमोरी कोशिका विशिष्ट एंटीजेंस को पहचान लेती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ जो अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि उसको पहचान लेती है जब दूसरा बार इंटर करता है। जैसे ही वो एंटीजन दूसरा बार इंटर करेगा तो जो हम लोग के शरीर में मेमोरी कोशिका होगा उसको तुरंत पहचान कर लेगा। तो बहुत संख्य प्रभावी और मेमोरी कोशिका का निर्माण करना शुरू कर देगा, इसलिए कि उसको ख़त्म करना है और वो उसको ख़त्म करने के लिए उसका आसंक्रमण अनुक्रिया करता है, उसके साथ वो जल्दी ही संक्रमण करना शुरू कर देता है। और इस प्रकार साधारणतः कोई भी व्यक्ति को 2 बार एक ही प्रकार की बीमारी नहीं होती है। वही चीज़ देखने को मिलता है कि जब एक बार हो गया रहता है तो वही बीमारी दोबारा नहीं होता है, इसलिए उसके प्रति एंटीबॉडी हम लोग के शरीर में तैयार हो जाता है। और वही जब तैयार नहीं हो पाता है तो उसको पहचान करके उसको मारने में बहुत दिक्कतें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर बीमारी का हम लोग को दोबारा संक्रमण देखने को नहीं मिलता अगर एक बार बीमारी वो हो जाता है तब। लेकिन अगर वही जैसे मान लो कोरोना वायरस, अगर वायरस जो होता है वो अपना क्या करता है, स्ट्रेन चेंज करते रहता है। अपना अगर स्ट्रेन चेंज कर लिया और दोबारा इंटर किया तो फिर से हम लोग का शरीर उसको नहीं पहचान पाएगा और फिर हम लोग के लिए वो क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। बहुत सारे वायरस में ऐसा देखने को मिलता है। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन सेरम ग्लोबुलिन है। एंटीबॉडी क्या है, तो ये ग्लोबुलिन ही होता है। एक माइलोमा प्रोटीन का अध्ययन से इंडेलमैन ने एंटीबॉडी की संरचना प्रस्तुत की। इस कार्य के लिए जीएम एडेलमैन और आर पोर्टर को 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए एंटीबॉडी की संरचना के बारे में बताने के लिए नोबेल पुरस्कार की एंटीबॉडी का जो संरचना होता है वो किस प्रकार का होता है, तो कुछ इसके बारे में बताया गया इन्फॉर्मेशन कि एंटीबॉडी का जो संरचना होता है कैसा होता है। तो पहला बताया जा रहा है कि जो एंटीबॉडी का संरचना होता है उसमें 440 अमीनो अम्ल से बने रहते हैं। ये कितना अमीनो अम्ल से बने रहते हैं, 440 अमीनो अम्ल से बने रहते हैं। बने 2 लंबी अनुरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जिन्हें हम लोग भारी श्रृंखला कहते हैं। जैसे हम लोग को डीएनए का संरचना होता था वैसे ही ऐसे 2 लंबी सी संरचना रहता है, ठीक है। 2 लंबी संरचना जिसमें बात करते हैं अगर अमीनो अम्ल का तो 440 अमीनो अम्ल होता है। प्राय 214 अमीनो अम्ल से बनी 2 छोटी छोटी अनुरूप श्रृंखला जिन्हें हल्की श्रृंखला कहते हैं। देखो इसमें 214 रहेगा, इसमें 214 रहेगा और दोनों मिलकर क्या करेगा, मतलब और कुछ मिल जाएगा, मिलकर टोटल 440 बना लेता है, ठीक। इसमें क्या होता है, कुछ भारी श्रृंखला में कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हुआ रहता है। भारी श्रृंखला एक दूसरे से हल्की श्रृंखला डाइसल्फाइड बंधन द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। तो कुछ हल्की वाला श्रृंखला रहेगा, कुछ भारी वाला एक दूसरे से छोड़ने का काम करता है। वो कौन करता है, डाइसल्फाइड काम करता है। प्रत्येक एंटीबॉडी में 2 एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के एंटीजन को जोड़ने के लिए जगह होती है। अब देखो बताया जा रहा है, मान लो कि ये एक एंटीबॉडी है। इस एंटीबॉडी में एक से ज़्यादा एंटीजेंस क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा एंटीजेंस आके क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। एक से ज़्यादा एंटीजेंस इसमें आके जुड़ सकता है। ऐसा बनाया हुआ इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। क्योंकि हल्की श्रृंखला के आधा और भारी श्रृंखला के 314 तक COH की ओर एक प्रकार के अमीनो अम्ल का अनुक्रमण बना हुआ होता है, इसलिए इसे हम स्थिर भाग हम लोग कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंटीबॉडी का। देखो एंटीबॉडी का 5 वर्ग होता है हम लोगों से। एंटीबॉडी का 5 वर्ग होता है। कौन कहाँ पे पाया जाता है, कौन कहाँ पे पाया जाता है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसको लिख लेना, एंटीबॉडी के नाम लिखे 5 वर्ग। इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है IgG। इसको सेरम में पाया जाती है। कहाँ पे होता है, सेरम में होता है, ये रुधिर में होता है, ये लार पसीना आंसू में होता है, एक फिर लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट के ऊपर में पाया जाता है, ये भी सेरम में पाया जाता है। तो ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको नोट डाउन करना है। एंटीबॉडी के नाम इसके 5 वर्ग। अब पूछा जाता है कौन कहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको नोट डाउन करके लिखना है, ठीक है।
फिर से एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एंटीबॉडी का निर्माण हम लोग के शरीर में कहाँ पे होता है। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो बी लिम्फोसाइट होता है, दो प्रकार का कोशिका होता है ना, एक टी लिम्फोसाइट एक बी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है उसी में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, इसके पहले भी हम लोग देखे थे। एंटीबॉडी का निर्माण के बारे में दिया हुआ है। जब एक एंटीजन बी लिम्फोसाइट की सतह पर स्थित एंटीजन विशेष एंटीबॉडी का आक्रमण करता है, तो वही चीज़ दिया हुआ है। जब एक एंटीजन आते ही सब पता चल गया कि ये बाहर से आया हुआ चीज़ है, जीव है। जो बी लिम्फोसाइट की सतह पर क्या होता है, तो बी लिम्फोसाइट की सतह पर एक एंटीजन विशेष एंटीबॉडी का आक्रमण देखने को मिलता है। ये जो एंटीबॉडी का आक्रमण होता है वो कहाँ पे होता है, तो बी लिम्फोसाइट के पर ही होता है। वहीं पर ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीजन को अपने ओर खींच लेता है। वहीं पर बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीजन को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, तब ये संश्लेषित होना शुरू होता है। इसमें बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिका एक मेमोरी कोशिका में विभेदित होती है। तो देखो बी लिम्फोसाइट को दो कोशिका में विभाजित किया जाता है, एक में प्लाज्मा कोशिका होता है, एक में मेमोरी कोशिका होता है। अब मेमोरी कोशिका किस लिए होता है, बार बार बताया जा चुका है, ये याददाश्त याद रखने के लिए होता है, ठीक है। प्लाज्मा कोशिका का और इसमें बात करेंगे बी लिम्फोसाइट में, एक विशेष एंटीजन के लिए अनेक एंटीबॉडी का निर्माण कर सकता है। अब देखो किसी भी एक विशेष एंटीजन के लिए बहुत सारे एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है ये प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका कहाँ पे होता है, तो बी लिम्फोसाइट का पार्ट है। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार का कोशिका रखता है, एक प्लाज्मा कोशिका एक मेमोरी कोशिका। प्लाज्मा कोशिका में ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है, प्लाज्मा कोशिका में ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और एक एंटीजन के लिए अनेक एंटीबॉडी का निर्माण देखने को मिलता है। एंटीजन कोशिका विभाजन के लिए उत्तेजित करता है। जो एंटीजन कोशिका होता है विभाजित होता है, ठीक है, इसका विभाजन भी देखने को मिलता है, और इसके एंटीबॉडी का निर्माण ज़्यादा हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, एंटीजन कोशिका को विभाजन के लिए, उसको विभाजित करने के लिए इसी को देखते हुए एंटीबॉडी का ज़्यादा मात्रा में निर्माण हो जाता है। प्राथमिक संक्रमण के अंत में जब पहला बार संक्रमण होता है उसके अंत में एंटीबॉडीज खत्म हो जाता है। एंटीबॉडी जैसे जितना बनता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन मेमोरी के तौर पर उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मेमोरी कोशिका होता है जो एंटीजन के लिए विशेष है वह परिवहन के रूप में रह जाता है। और यही मेमोरी कोशिका रह जाता है जो कि याद रखता है कि इस प्रकार के एंटीजन हमारे शरीर में आया था। वही एंटीजन द्वारा परवर्ती संक्रमण में वह जल्द असंक्रमण प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। आगे अब दिया हुआ है एंटीबॉडी के कार्य। हम जो एंटीबॉडी का काम होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब सोनाइजेशन बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया को एंटीबॉडी इस तरह से अभिन्न ढंग देता है जिसे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है और फैगोसाइट उसे नष्ट भी कर सकता है। देखो एंटीबॉडी का काम ही होता है कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को यह क्या करता है, पहचान भी लेता है और साथ साथ उसको नष्ट भी करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपसोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब किसी बैक्टीरिया के बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को पहचान कर जब उसको नष्ट करता है, इस प्रोसेस को अपसोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पे काम दिया हुआ है उदासीनता। एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है। अब देखो कोई भी बैक्टीरिया इंटर करता है तो वह हम लोग के शरीर में क्या करता है, एक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। वही प्रोटीन क्या होता है, विषाक्त होता है, जहरीला होता है, जो हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन एंटीबॉडी उसको अपने साथ जोड़कर ऐसा अभिक्रिया कराता है जो उसको कैसा बना देता है, उदासीन बना देता है। मतलब वो हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक जो था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आगे दिया हुआ है एग्लूटिनेशन एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर, वही चीज लिखा हुआ है एंटीबॉडी एंटीजन से क्या होता है, संयुक्त होता है, जुड़ता है और बृहद आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है।
उससे जुड़कर ऐसा पदार्थ बनाता है जो अघुलनशील होता है और जटिल पदार्थ होता है, जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा डालता है। तो जो एंटीजन होता है, जो अपना कार्य करना चाहता है, उस कार्य को ये क्या करता है, बाधा डालता है। कौन? एंटीबॉडी। कहता है कि अगर कोई एंटीजन आया तो बेशक हम लोग शरीर के लिए हानिकारक है, बेशक हम लोग शरीर में एंटीबॉडी है उसके लिए, एंटीबॉडी उसको इसके कार्य में बाधा डालेगा और उसको अपना कार्य नहीं करने देगा। इसलिए अगर ये कार्य शुरू करेगा तो हम लोगों का शरीर क्या हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ना शुरू कर देंगे, अलग अलग बीमारियों से जूझने लगेंगे। इसलिए एंटीबॉडी इसको क्या करता है, अपने कार्य को करने से इसको रोकने का कार्य करता है। तो ये विशेष काम होता है किसका, एंटीबॉडी का। अगले क्लास में हम लोग टीका के बारे में समझेंगे कि टीका क्या होता है, प्रतिरक्षीकरण, इससे हम लोग को इसका इम्यूनिटी किस प्रकार से बनता है, कोई टीका लगाने से हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम किस प्रकार से डेवलप होता है। टीका मतलब वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के बारे में हम लोग समझेंगे, और वैक्सीन हम लोग के शरीर में कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।